रोजी रोटी की भाग दौड़ में हम जैसे तैसे अपना और अपनों का पेट तो भर लेते हैं, लेकिन जिंदगी का खालीपन भरना सबको नसीब नहीं होता। सपनों के पीछे भागने वालों की भीड़ में कई ऐसे भी होते हैं जो अपने अतीत से भाग रहे होते हैं, और जब अतीत किसी गुनाह या गवाह का भागीदार हो तो चैन की नींद कहां मुमकिन है। अगर उठ गई हो तो जल्दी से बाहर आ जा, और आज बिना लंच बना ऑफिस गई ना तो घर में घुसने नहीं दूंगी। उठ जल्दी। जब आज खौफ से सहमा हो तो कोशिश होती है वक्त से तेज भागकर अपना कल बदलने की। माना कि जिंदगी पल भर में नहीं बदलती, लेकिन दिन के 24 घंटों में एक ना एक पल ऐसा जरूर होता है जो हमारी जिंदगी बदल देने की ताकत रखता है। प्रीति, 7 बज गए, घर चलना है, आज भी ओवर टाइम। तो 7 बज गए तो। प्रीति, क्या हुआ? नहीं वो मैं, मोनिका तुम जाओ, मैं काम खत्म किए बिना नहीं जा सकती, 2 दिन बाद ऑडिट है। ठीक है, बाय, सी यू टुमारो। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। हटिए, हटिए सामने से, हटिए। सिर्फ कैश, एटीएम कार्ड सब है इसमें। मोटिव लूट का लगता भी नहीं है। यादव, देखो बैग में कोई आईडी वगैरह है क्या? साहब, प्रीति मैडम कल रात 11 बजे ऑफिस से निकली थी। वो जब निकली यहाँ से तो साथ में कोई था उनके? नहीं साहब, सब लोग 7, साढ़े 7 बजे तक निकल गए थे, लेकिन प्रीति मैडम 11 बजे तक यहीं थी। वो क्यों? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, शायद होगा कोई काम। बॉस लोग 10 बजे तक आएंगे, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। प्रीति का फोन नंबर और एड्रेस होगा आपके पास? हाँ साहब। आपके बेटे के कहने पर आपको छोड़ रहा हूं। दोबारा अगर ऐसी हरकत की ना तो केस बना दूंगा। आप लोग तो सिर्फ केस बनाना जानते हैं। मेरा बेटा 3 साल से लापता है, उसे तो आप लोग ढूंढ नहीं पाए। वो लापता नहीं, खुद भागा था। और ये आपका बेटा नहीं है? आत्महत्या करने से पहले इसके बारे में नहीं सोचा? माँ, संभालो अपने आप को, अब घर चलो। सर, मैं माँ को ले जा सकता हूँ? ठीक है, प्लीज रोनी, चलो। उठो। ठीक है सर। प्रीति सेक्टर 26 में अपने कजिन ब्रदर और भाभी के साथ रह रही थी। शिनाख्त के लिए उन लोगों को बुला लिया। जैसे ही ऑफिस का स्टाफ आता है सबसे पूछताछ करो। इस ऑफिस से लेके क्राइम सीन तक जहां जहां सीसीटीवी है सबकी फुटेज निकलवाओ। तब तक मैं प्रीति के भैया भाभी से मिलता हूं। सर। क्या हुआ? आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये प्रीति नहीं कोई और है। नहीं सर, ये प्रीति ही है। एक तरफ प्रीति की मौत से भी उसके करीबियों की आंखें नम नहीं हुई थी, और दूसरी तरफ एक मां अपने लापता बेटे को देखने के लिए इस कदर तरस रही थी कि हताशा में उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। उसके लापता बेटे का प्रीति और प्रीति की हत्या से क्या कोई कनेक्शन था? प्रीति कल रात अपने ऑफिस से घर नहीं पहुंची। आप लोगों को जरा भी चिंता नहीं हुई? वो तो आए दिन लेट आती थी सर, और वैसे भी कल हम जल्दी सो गए थे और मॉर्निंग में आप लोगों का फोन आ गया। लेकिन प्रीति के मरने का आप लोगों को अफसोस तो होगा ही। जी, अफसोस तो है ही, लेकिन प्रीति से हमारा बहुत दूर का रिश्ता था। प्रीति के पेरेंट्स हैं या? जी है ना, लेकिन हमारा रिश्ता प्रीति के मामा प्रमोद से है। दरअसल प्रीति के मामा मेरे दूर के चाचा लगते हैं।
वो भी अलीगढ़ से ही हैं। आपका फ़ोन आने के बाद मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन प्रीति अपने पेरेंट्स के साथ रहने की बजाय आप लोगों के साथ क्यों रह रही थी? सर वो जॉब के लिए हमारे यहाँ आई थी। करीब 3 साल पहले उसके मामा ने ही उसे हमारे पास छोड़ा था। प्रीति पिछले 3 साल से आप लोगों के साथ रह रही थी। आपको क्या लगता है ऐसा कौन हो सकता है जो प्रीति से ऐसी दुश्मनी निकाले? सर अब इसके बारे में तो हमें कोई अंदाजा नहीं है। दुश्मन का अंदाजा नहीं, लेकिन कोई दोस्त, बॉयफ्रेंड? सर इसके बारे में तो हमें प्रीति ने कभी नहीं बताया कि उसका बॉयफ्रेंड था या नहीं। इनफैक्ट वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमसे बहुत कम बातें करती थी। सर मुझे नहीं लगता कि प्रीति की लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड होगा, क्योंकि वो अपने काम को लेकर फोकस थी। सब मैंने उसे कई बार कहा था कि तुम टाइम पर घर चली जाया करो, पर शायद उसे घर जाना अच्छा नहीं लगता था। कल भी वो ओवर टाइम कर रही थी और इसी ओवर टाइम के चक्कर में उसके साथ ये हादसा हुआ। आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ बताइए। सर कल 11 सवा 11 बजे प्रीति ने मुझे फोन किया था। तब ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्रॉब्लम में थी। हेलो मोनिका। हेलो प्रीति। हेलो हेलो प्रीति। सब मैंने उसे कॉल बैक किया था पर उसका फोन बंद था। उसने कुछ तो बोला होगा, कुछ तो बताया होगा फोन पे। फोन 7-8 सेकंड में कट हो गया था, पर वो शायद राम का नाम ले रही थी। राम? ये राम कौन है? राम पहले यहाँ सिक्योरिटी गार्ड था। राम काफी टाइम से प्रीति को परेशान कर रहा था। मुझे पता चला तो मैंने ही उसे राम की कंप्लेंट करने के लिए कहा। सब जब से उसे यहाँ से निकाला गया है मैंने उसे कई बार बिल्डिंग के नीचे देखा है। सब मुझे लगता है शायद राम ने ही प्रीति के साथ ये सब कुछ किया है। हाँ बोलो। सर प्रीति की जिंदगी में एक खलनायक सामने आया है। कौन? राम मेहदी, आसाम का रहने वाला है सर। अभी 1 हफ्ते पहले तक एरन टेलीकॉम में सिक्योरिटी गार्ड था। प्रीति की ईव टीजिंग कंप्लेंट में बाहर निकाला गया। सर कल रात उसे प्रीति को ऑफिस के बाहर देखा गया और अभी वो फोन बंद करके गायब है। उसके घर में भी ताला लगा है। मैंने उसके पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि अपना सामान लेकर अभी थोड़ी देर पहले ही अपने घर से निकला है वो। जरूर शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा होगा। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन सभी पे अलर्ट कर दो। हो सकता है शायद वो खुद मिल जाए या कोई इंफॉर्मेशन मिले। सिक्योरिटी गार्ड राम मेधी के गायब होने की सूचना से पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। राम मेधी को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश जारी थी। वहीं प्रीति के मर्डर की सूचना मिलने के बाद प्रीति के पिता और मामा नोएडा पुलिस स्टेशन पहुंचे। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। बोली कि पापा मैं जॉब करूंगी। हमें क्या पता था कि उसके सपने ऐसे बिखर जाएंगे कि हमें उसका चेहरा भी देखना नसीब नहीं होगा। किसने मारा मेरी बेटी को? किसने? एक सिक्योरिटी गार्ड था आपकी बेटी की कंपनी में, राम। हमें उसी पे शक है। आपको कभी बताया प्रीति ने कि उसकी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था? नहीं साहब, हमारी बेटी ने हमें कुछ भी नहीं बताया। बहुत ही सीधी लड़की थी सर। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा सर कि वो अचानक ऐसे। जी जय।
पुलिस वाले मेरे बेटे को भगोड़े तो ऐसे बोलते हैं जैसे जैसे मेरा बेटा कोई क्रिमिनल हो। माँ, ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि जय भैया ने कुछ नहीं किया, लेकिन आज जो आपने किया वो भी सही नहीं है। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैंने नहीं मारा प्रीति मैडम। मारा नहीं तो भागा क्यों? और कल रात प्रीति के ऑफिस के बाहर करने क्या गया था तू? मैं प्रीति मैडम से माफी मांगने गया था ताकि वो मुझे माफ कर दे और फिर से काम पे लगवा देता। फिर सुबह जब मुझे मालूम हुआ कि उनका खून हो गया तो सब मैं डर के भाग गया, क्योंकि मुझे मालूम था आप लोग सब मुझे पे शक करेंगे, लेकिन मैंने प्रीति मैडम को नहीं मारा साहब। मैं सच कह रहा हूँ। खत्म तेरी सर, ऐसे सच नहीं उगलेगा। तोड़ो से, और तब तक तोड़ते रहना जब तक सच ना उगले। साहब मैंने नहीं मारा प्रीति मैडम, साहब मैंने नहीं मारा, नहीं मारे साहब। सर अभी तक राम ने कुछ नहीं उगला, लेकिन बहुत जल्द सब उगल देगा। सर, प्रीति के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर का सीसीटीवी फुटेज प्ले करो। सर, पॉज करो। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तो राम मेदी वहां से चला गया था। प्ले करना। ये कौन? जूम करना। ये राम मेदी के जाने के 47 सेकंड बाद कोई दूसरा आदमी आ गया, चेहरा भी अपना पर्पसली ढका हुआ है। सवाल ये है कि राम मेदी के जाने के 47 सेकंड बाद वाकई कोई दूसरा आया या राम मेदी कपड़े बदल कर आ गया? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। सर राम मेदी के ना तो घर में ऐसी कोई टी शर्ट मिली और ना ही रेलवे स्टेशन में बरामद हुए इसके सामान में है। सर हो सकता है ये राम मेदी ना हो। तो फिर ये है कौन जो राम मेदी के जाने के 47 सेकंड बाद आया और वहां गया जहां राम मेदी से डर के प्रीति छुपी हुई थी, और फिर 15 मिनट बाद ये वापस लौटा? वो दरिंदगी के 15 मिनट सिर्फ 47 सेकंड में तो प्लान नहीं किए गए होंगे। हो सकता है राम मेदी जानता हो कि ये है कौन। राम मेदी ने ही इसे प्रीति से बदला लेने के लिए भेजा हो। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूं आपसे। पुलिस के बहुत जोर देने पर भी राम मेधी अपने बयान पर कायम था। हालांकि ये साफ था कि प्रीति का मर्डर करने वाला राम मेधी नहीं था, लेकिन राम मेधी की हत्यारे से सांठगांठ और प्रीति के कलीग से भी हत्यारे की पहचान पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन हो सकता है। मोनिका, तुमने बताया था कि राम मेदी के ऑफिस से निकाले जाने के बाद तुमने राम मेदी को ऑफिस के बाहर कई बार खड़ा देखा था। वो अकेला होता था या उसके साथ में कोई और भी होता था? सर मैंने उसे अकेले ही देखा था। ऑफिस के अंदर या बाहर कोई ऐसा हो जो प्रीति को स्टॉक करता हो, या फिर कोई ऐसा जिसकी प्रीति पे बुरी नजर हो? सर प्रीति 3 महीने पहले तक कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो मिस्टर कपूर के अंडर में काम करती थी। सर प्रीति ने बताया था कि मिस्टर कपूर ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। क्या हुआ प्रीति, तू रो क्यों रही है? अंदर बॉस ने क्या किया? अरे कुछ नहीं किया मैंने, झूठ बोल रही है। एक काम ठीक से नहीं करती है। आज मैंने उसे डांट दिया, बोला जॉब से नहीं खड़ा दूंगा, तो देखो नौटंकी मुझ पे झूठा एलिगेशन लगा रही है। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शट अप। सर इसके बाद प्रीति खुद जॉब छोड़ना चाहती थी, पर हमारे बॉस ने उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया था। बॉस कौन? मिस्टर कपूर? नहीं सर, हमारे जीएम भाटिया सर। तो फिर मिस्टर कपूर के साथ क्या हुआ? सर मिस्टर कपूर को हमारे बॉस ने वार्निंग दी थी, जिससे उनका प्रमोशन रुक गया था। इस वजह से वो प्रीति से काफी चिढ़ते थे, पर कह कुछ भी नहीं पाते थे। सर यकीन मानिए मैंने प्रीति के साथ कभी भी कोई भी बदतमीजी नहीं की। सर ये उसने झूठा एलिगेशन लगाया था मुझ पर। प्रीति से नफरत निकालने की एक वजह यह भी हो सकती है। वैसे तुम्हारे बारे में जो कुछ भी पता चला है उससे लगता नहीं कि प्रीति ने झूठ बोला होगा। सर उसने झूठ ही बोला है। सर उसकी वजह से ही मेरा प्रमोशन रुक गया। प्रमोशन तो तुम्हारा क्रिमिनल बनने में हुआ। पहले एक सीधी सादी लड़की को मोलेस्ट करने की कोशिश की और बाद में उसका रेप ही नहीं, उसका मर्डर भी कर दिया। सर आप ही सोचिए ना, मैं एक बीवी बच्चा वाला आदमी हूँ सर। मैं ऐसी हरकत करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहूंगा? नीयत में अय्याशी और शक्ल पे शराफत, तुम्हारे जैसे लोगों से रोज सामना होता है हमारा। अब सीधी तरह से बताओगे या हम उगलवाएं? सर जिस रात ये कांड हुआ ना, मैं अपने घर पे था। चाहे तो आप चेक कर लो सर। चेक तो अब तुम्हारा सारा बैकग्राउंड होगा।
क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग किसी से नफरत निकालने के लिए क्या क्या चालाकियां कर सकते हैं सब जानते हैं। अभी तो तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन ये शहर छोड़कर जाना मत। जा सकते हैं आप। सुबह इस कपूर पे नजर रखो। सर, प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? अभी तक नहीं आई सर। अगर प्रीति का रेप हुआ है तो डीएनए सैंपल के थ्रू उस रेपिस्ट तक पहुंचा जा सकता है। पुलिस को लग रहा था कि प्रीति की मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने की लीड जरूर मिलेगी, लेकिन प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। सर, ये प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत उस रात 11 बजे के आसपास हुई और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन सर, सेक्सुअल असॉल्ट का कोई साइन नहीं मिला, यानी उस रात प्रीति के साथ कोई रेप नहीं हुआ। शायद मर्डर करने वाले ने यह विटनेस किया कि राम मेदी प्रीति का पीछा कर रहा था। उसे यह बात तो साफ है कि वो प्रीति को पहले से जानता था और उसने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली। सर, जिस रात प्रीति का मर्डर हुआ उस दिन उसका मैनेजर कपूर शाम 7:30 बजे ऑफिस से निकल गया था और अगले दिन सुबह तक वो अपने घर वैशाली में ही था। सर, हो सकता है उसने इस आदमी को प्रीति को मारने के लिए हायर किया हो। प्रीति का मर्डर करने वाला क्या वाकई किसी का मोहरा था? राम मेधी के बाद अब टेलीकॉम के मैनेजर के कॉल रिकॉर्ड्स और गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा था और मोहरे को प्रीति को मारने की मंशा रखने वाला दोस्त या दुश्मन भी समझा जा रहा था। प्रीति के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे थे, लेकिन हत्यारे की पहचान अब भी रहस्य बनी हुई थी। नहीं सर, ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन हो सकता है। देवेंद्र जी, प्रीति पिछले 3 साल से नोएडा में इन लोगों के साथ रह रही थी। इनसे पहले जब तक वो आपके साथ थी, क्या कोई ऐसा था जिसकी मंशा प्रीति को नुकसान पहुंचाने की हो? कोई मनचला दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। अगर होता भी तो वो आपको क्या बताती? मेरा मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर एक कंपनी के मैनेजर तक ने प्रीति की नाक में दम कर रखा था। उसने ये बातें आपको नहीं बताई तो हमेशा आपको सब कुछ बताया हो, इस बात की क्या गारंटी? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा सर। मेरी बेटी बिल्कुल गाय जैसी थी। क्या पता था कि उसका सीधापन ही उसे खा जाएगा। कभी कभी इंसान की खामोशी ही उसकी दुश्मन बन जाती है। प्रीति की हत्या उसकी खामोशी का ही परिणाम थी, लेकिन प्रीति की खामोशी में किस दर्द की आग छुपी थी? ऐसा कौन सा जख्म था जिसने प्रीति को इतना रिजर्व बना दिया था कि उसके करीबियों से भी पुलिस ये नहीं जान पा रही थी कि प्रीति अपने किस दोस्त या किस दुश्मन के अपराध का शिकार हुई थी? माँ, लो आप खाना खा लो, फिर आपको दवाई भी तो खानी है। कुछ नहीं खाना मुझे मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। माँ, कहाँ जा रही हो आप? पुलिस स्टेशन। आज अगर उन लोगों ने कुछ नहीं बताया ना तो मैं खुद को नहीं, थाने में आग लगा दूंगी। माँ, वो पुलिस वाले हैं, हम उनसे ऐसे पेश नहीं आ सकते। तो क्या करूं? बोल क्या करूं? अपने बेटे की शक्ल देखे भी नहीं मर जाऊं? माँ प्लीज, आप ऐसा मत बोलो। जय भैया जरूर मिलेंगे। कब आएगा? कब आएगा? संभालना क्या? नहीं, मेरा जय भैया जरूर जल्दी। मेरा जय कब आएगा? आप बैठो, आप बैठो। कब आएगा मेरा बेटा? कब आएगा जय? लो आप खाना खा लो, फिर हम साथ में पुलिस स्टेशन चलेंगे। सर, अभी तक प्रीति के बारे में जो भी पता चला उससे ये तो साफ है कि प्रीति एक चुपचाप रहने वाली सीधी सादी लड़की थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ना किसी से मिलना, ना पार्टी, ना दोस्त, ना कोई लवर। सर, उसके कॉल रिकॉर्ड से लेकर नोएडा में प्रीति से जुड़े जितने भी लोग थे सबको खंगाला, लेकिन राम मेधी और उसके मैनेजर कपूर को छोड़कर ऐसा कोई सामने नहीं आया जिसके पास प्रीति को मारने का कोई मोटिव हो। लेकिन सर, राम मेधी और उसके मैनेजर कपूर के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सर, प्रीति नोएडा में जहाँ रहती थी वहाँ के एक पड़ोसी ने बताया कि प्रीति का अपने कजन ब्रदर संजय और भाभी अर्चना के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था। प्रीति रात को जब भी देर से घर आती तो वो लोग घर का दरवाजा भी नहीं खोलते और प्रीति रात भर घर के बाहर बैठी रहती थी। सर, पिछले दिनों हमारी डोरबेल खराब थी
और भला हम अपने मेहमान के साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो क्या है कि कई लोगों को दूर के रिश्तेदार एक दिन भी नहीं सुहाते। फिर प्रीति तो 3 साल से आप लोगों के यहाँ रह रही थी। ये सच है सर कि वो हम पर बोझ थी, लेकिन असली बोझ तो अपने पेरेंट्स के ऊपर थी। इसलिए तो उसे अपने से दूर कर दिया और कभी खबर तक लेने नहीं आए। जैसा वो दिखा रहे थे सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे। लाश तक लेके नहीं गए थे उसकी, यही अंतिम संस्कार कर दिया था। और पापा और मामा के अलावा न माँ, न बहन, न कोई रिश्तेदार, कोई नहीं आया। सर, प्रीति के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी अपने फादर से काफ़ी कम बात होती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति के नोएडा में रहने की वजह कुछ और ही है? ये प्रीति के फादर को फोन करके थाने बुलाओ। सर, आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर फोन बंद है। ताला लगा हुआ है। सुनिए, ये देवेंद्र जी का परिवार कहाँ गया है जो यहाँ रहते हैं? 2 दिन पहले वो लोग शायद कहीं घूमने गए। घूमने गए? इनकी बेटी की मौत हो गई और ये घूमने गए? ये क्या कह रहे हैं साहब? 2 दिन पहले तो सही सलामत थी, उनके साथी तो गई है उनकी बेटी। प्रीति नाम है इसका। पिछले हफ्ते इसका मर्डर हो गया। मैं ऐसे नहीं जानती साहब, और मैं तो क्या यहाँ कोई नहीं जानता। देवेंद्र जी की एक ही बेटी है कुसुम। ये प्रीति पिछले 3 साल से नोएडा में रह रही थी। आप बता सकती हैं ये देवेंद्र परिवार यहाँ कब से रह रहा है? 3 साल से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। इससे पहले ये लोग कहाँ रहते थे? साहब ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये लोग अलीगढ़ से हैं इतना मालूम है मुझे। ये बता सकती हैं इनका मकान मालिक कहाँ रहता है? यहीं पास में ही रहता है साहब। प्रीति के पिता का अलीगढ़ का एड्रेस पता करने के बाद पुलिस प्रीति के मामा और फिर प्रीति के पिता के घर पहुंची, लेकिन दोनों ही एड्रेसेस पर कोई मौजूद नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने पड़ोसियों का बयान लिया तो प्रीति की जिंदगी का एक नया राज सामने आया। ये आपके पड़ोस में देवेंद्र और उसका परिवार रहा करता था? जी। कुछ बताएंगे? 4 साल पहले देवेंद्र की दिल्ली में नौकरी लग गई थी और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ फरीदाबाद शिफ्ट हो गया था। ये उन्हीं की बेटी है? हाँ, ये उनकी बड़ी बेटी थी, इससे छोटी कुसुम है। आपने कहा कि 4 साल पहले देवेंद्र अपने परिवार समेत फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन ये उनकी बेटी प्रीति पिछले 3 साल से नोएडा में क्यों रह रही थी? प्रीति नोएडा में रहती? जी। हमने तो कुछ और ही सुना था। क्या सुना था? सुना था 3 साल पहले कोई लड़का इसे भगा कर ले गया था। लड़का? कौन लड़का? वो नहीं पता साहब, हो सकता है वहीं का कोई लड़का हो जहाँ 4 साल पहले देवेंद्र रहने गए थे। पिछले 3 साल से तो देवेंद्र परिवार समेत वल्लभगढ़ में रह रहे थे। उससे पहले फरीदाबाद में कहाँ रहते थे, उसका एड्रेस है आपके पास? एड्रेस तो नहीं है साहब। संध्या जी, आपका बेटा जय मिलेगा तो भी आपके साथ नहीं होगा, वो जेल जाएगा। 17 साल की लड़की को लेकर भागा था वो। नहीं साहब, मेरा बेटा किसी लड़की के लिए अपनी माँ से 3 साल तक दूर नहीं रह सकता। आप पता लगाइए, वो भागा नहीं था, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता है। सर, अगर वाकई में कोई लड़का 3 साल पहले प्रीति को लेकर भागा था तो 3 साल से प्रीति नोएडा में क्यों रह रही थी? हो सकता है 3 साल पहले प्रीति जिस लड़के के साथ भागी वो भाग तो गई, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया हो और प्रीति के मर्डर में उसी लड़के का हाथ हो। सर, अगर ऐसा कुछ है तो प्रीति के फादर और मामा ने हमें कुछ क्यों नहीं बताया, और अब पूरे परिवार सहित कहाँ गायब हो गए? अब ये बात तो प्रीति के फादर और मामा से मिलकर ही पता चलेगी। ये प्रीति के मामा और फादर दोनों का फोन सर्वेलेंस पे डालो। जैसे ही इनका फोन ऑन हो फौरन ट्रेस करो। प्रीति के फादर देवेंद्र परिवार 3 साल से वल्लभगढ़ में रह रहे हैं, उससे पहले वो फरीदाबाद में रहते थे। ये फरीदाबाद पुलिस स्टेशन से बात करो, हो सकता है 4 साल पुराना एड्रेस पता चले। प्रीति के पिता और मामा का परिवार समेत गायब होना सवाल तो खड़े कर रहा था, लेकिन जब नोएडा पुलिस फरीदाबाद पुलिस से मिली तो प्रीति से जुड़ा 3 साल पुराना एक और केस सामने आया। 3 साल पहले 10 जुलाई 2013 को प्रीति के फादर देवेंद्र ने जय सोलंकी के खिलाफ केस फाइल किया था। उनका कहना है कि जब जय प्रीति को लेकर भागा था उस वक्त प्रीति की उम्र 17 साल 8 महीने थी। तब से ना जय का पता है ना प्रीति का पता है। यानी प्रीति पिछले 3 साल से नोएडा में रह रही थी, ये बात प्रीति के फादर देवेंद्र जी जानते थे। लेकिन सर, इस केस की फाइल में ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। थोड़े दिन पहले ही हमारा यहाँ ट्रांसफर हुआ, मालूम हुआ कि जय की माँ संध्या बार बार इस केस को फॉलो अप कर रही है और बार बार ये कह रही है कि मेरा बेटा निर्दोष है, लापता है, उसने प्रीति को नहीं भगाया।
प्रीति और जय अगर भाग गए थे तो पिछले 3 साल से प्रीति नोएडा में क्यों रह रही थी? 3 साल से जय कहां था और प्रीति का मर्डर करने वाला कौन था? सर जय भी 3 साल से गायब है और 3 साल से प्रीति नोएडा में रह रही है। अगर प्रीति जय के साथ भागी थी तो क्या प्रीति के मर्डर से जय का कोई कनेक्शन है या फिर कहानी कुछ और भी है? कहानी जो भी हो दुबे, लेकिन ये कहानी आज से 3 साल पुरानी नहीं बल्कि आज से 4 साल पुरानी है, जब प्रीति और उसकी फैमिली अलीगढ़ से फरीदाबाद शिफ्ट हुए थे। लेकिन एक बात तो साफ है, ये प्रीति के मर्डर का कनेक्शन इस जय सोलंकी से जरूर जुड़ा हुआ है। कोई भी कदम उठाने से पहले हमें प्रीति और जय के रिश्ते की असल कहानी समझनी पड़ेगी। तुम जय की मां से मिलो, मैं फरीदाबाद उस पते पर जाता हूं जहां प्रीति और उसकी फैमिली 4 साल पहले शिफ्ट हुए थे। सर जी सर 4 साल पहले प्रीति की फैमिली हमारे यहाँ किराए पर रहने आई थी। जय सोलंकी मेरा साला है सर, उसका मेरे घर पे आना जाना था और उसी दौरान जय और प्रीति की मुलाकात हुई थी सर। सॉरी। इट्स ओके। प्रीति, कुसुम, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? जय, तू कब आया? अभी आया दीदी। चला अंदर आ। सर फिर देखते ही देखते उनकी पहली मुलाकात प्यार में बदल गई। आग लगाने वाले पूछ रहे कि धुआं कहां से निकला। गगन, अपने सालों को समझा दे, मेरी बेटी के आसपास भी दिखा तो अच्छा नहीं होगा। सर उसके बाद प्रीति के फादर देवेंद्र जी ने प्रीति को उसके मामा प्रमोद जी के पास अलीगढ़ रहने भेज दिया था और उसके कुछ दिन बाद वो लोग भी यहाँ से घर खाली करके चले गए सर। कितना टाइम रहे वो लोग यहाँ पर? सर करीब 1 साल। और प्रीति को अलीगढ़ कब भेजा? सर घर खाली करने से 2 महीना पहले। सर प्रीति के फादर ने जब जय पर प्रीति को भगाने का आरोप लगाया था उस वक्त प्रीति अलीगढ़ में थी सर। माना कि जय प्रीति से बहुत प्यार करता था साहब, लेकिन वो अपनी माँ से और अपने भाई से उतना ही प्यार करता था। और मुझे नहीं लगता साहब कि वो अपनी माँ और अपने भाई से बिना मिले, बिना फोन किए 3 साल तक रह सकता है। लेकिन संध्या जी, एफआईआर के हिसाब से जय पे केस फाइल हुआ 10 जुलाई की सुबह। आपकी जैसे आखिरी बार कब बात हुई? 8 जुलाई की रात को। बेटा 10 बज गया, कहाँ है तू? अब तक घर नहीं पहुंचा। माँ मैं आज रात घर नहीं आ सकता। क्यों बेटा? ऑफिस का एक थोड़ा सा काम है तो आने में सुबह होगी। लेकिन हमें तो पता चला था कि वो उस रात ऑफिस में था ही नहीं। और 9 जुलाई की सुबह जय का फोन अलीगढ़ में एक्टिव था और उस समय प्रीति भी अलीगढ़ में ही थी। जरूर प्रीति के बाप ने जय को गायब करवाया है और प्रीति को भी उसी ने कहीं छुपा दिया है। लेकिन प्रीति का तो मर्डर हो चुका है। प्रीति का मर्डर और मेरा बेटा साहब, मेरा बेटा कहाँ है साहब? लेकिन अभी तो आप बोल रही थी कि जय ने प्रीति को नहीं भगाया। हाँ नहीं भगाया था साहब, लेकिन वाह, प्रीति को तो आप लोगों ने ढूंढ लिया, लेकिन मेरा बेटा 3 साल से लापता है। उसकी कोई खबर आप लोगों ने हमें नहीं दी। और एक माँ होने के नाते क्या मैं अपने बेटे के बारे में इतना भी नहीं पूछ सकती? जय की मां जय को निर्दोष बता रही थी, लेकिन जल्द ही प्रीति के फादर का पक्ष भी सामने आने वाला था। सर प्रीति के फादर का फोन अभी रुड़की में ऑन हुआ है और मुजफ्फरनगर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। ये रुड़की और मुजफ्फरनगर के बीच में जितने भी टोल नाका और चेक पोस्ट हैं सभी को अलर्ट कर दो। आप गलत समझ रहे हैं सर, हम लोग कहीं भागे नहीं थे। प्रीति की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गए थे। लेकिन 3 साल पहले आपने फरीदाबाद पुलिस में यह कंप्लेंट लिखवाई थी कि आपकी बेटी प्रीति जय सोलंकी के साथ भाग गई थी।
आपने फरीदाबाद पुलिस से प्रीति को ढूंढने के लिए भी कहा था, जबकि आपने प्रीति को नोएडा में छिपा के रखा हुआ था। पिछले 3 साल से क्या छिपा रहे हैं आप लोग? ये सच है सर। 3 साल पहले वो लड़का हमारी बेटी को धोखे से भगा ले गया था। उस लड़के ने हमारी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है सर, और इसीलिए हमारी बेटी बहुत ही डरी सहमी रहती थी। मैं आपको ये सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन बदनामी के डर से खामोश रहा। बदनामी से डर रहे थे या फिर कोई कांड किया था आप लोगों ने? कांड तो उस लड़के ने किया था सर। 2 दिन तक मेरी बेटी के साथ रेप किया उसने, और फिर उसे बेसहारा छोड़कर भाग गया था। कहां छोड़ के भागा? होटल में। उसने सिर्फ रेप ही नहीं किया, प्रीति प्रेग्नेंट भी हो गई थी। उसका अबॉर्शन करवाना पड़ा था मुझे, और इन सब बातों से वो बहुत ही सहम गई थी सर। मैं किसी को कुछ बता नहीं पाया, क्योंकि अगर पुलिस को सब बताता तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते मेरी बेटी जीते जी मर जाती सर। इसलिए मैंने उसे सबसे दूर नोएडा भेज दिया सर। मैंने इसलिए भी छुपाया क्योंकि मेरी दूसरी बेटी भी है, कुसुम। अगर लोगों को पता चलता है कि मेरी पहली बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है, तो कुसुम का हाथ कौन थामता? इस वक्त जय कहां हो सकता है? पता नहीं सर, लेकिन वो 3 साल से इसलिए गायब है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो सामने आया तो जेल जाने से बच नहीं पाएगा। और मुझे तो ये भी लगा था सर कि प्रीति को मारने वाला जय ही है, क्योंकि वो मेरी बेटी से नफरत करता था। उसके बारे में ये सब कुछ मैं आपको पहले बोल नहीं पाया सर। क्या लगता है दुबे, ये प्रीति का फादर देवेंद्र कोई कहानी बना रहा है या सच कह रहा है कि जय ने प्रीति का रेप किया और फरार हो गया? सर 3 साल पहले 9 जुलाई सुबह 3 से 7 बजे तक जय का फोन और प्रीति के पुराने नंबर की फोन लोकेशन अलीगढ़ की थी, और 12 जुलाई को प्रीति नोएडा गई। लेकिन प्रीति के फादर के मुताबिक जय ने 2 दिन तक प्रीति के साथ रेप किया। सर हो सकता है जय इसलिए गायब है क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ किडनैपिंग के चार्ज में ही नहीं बल्कि रेप के चार्ज में भी वो अंदर जाएगा। अगर जय जानबूझकर गायब है तो हो सकता है उसने ये भी पता कर लिया हो कि प्रीति नोएडा में रह रही है। क्या लगता है दुबे, ये जय सोलंकी तो नहीं? सर अगर ये वाकई में जय सोलंकी है तो एक बात अजीब है। 3 साल तक इसने ना तो अपनी मां से कोई कांटेक्ट किया और ना ही अपने भाई अजय से। हो सकता है जय की मां और भाई जय के कांटेक्ट में हो और उसका राज छुपा के उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। वो जानते हो कि जय ने प्रीति को भगाया ही नहीं बल्कि उसका रेप भी किया और बाद में उसका मर्डर भी किया। और 3 साल से हमें वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जय प्रीति के फादर देवेंद्र की साजिश का शिकार है। दुबे, जय की मां, भाई, प्रीति का बाप, मामा, सबके पिछले 3 साल के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। देखें किसकी कहानी सच्ची है और किसकी झूठी। और हाँ, फरीदाबाद के पुराने केस की फाइल निकालो और दोबारा से चेक करो। पता तो चले किसकी स्टेटमेंट सही है और किसकी गलत। दोनों तरफ से हमें कंफर्म करना होगा। सर, प्रीति की हत्या ने 3 साल पुराने उस केस को फिर से जिंदा कर दिया जिसमें पिछले 3 साल से जय सोलंकी को एक आरोपी मानकर ढूंढा जा रहा था। जय अब कहां था, ये जानने के लिए जय और प्रीति से जुड़े हर शख्स का बयान एक नए नजरिए से लिया जा रहा था। सर, प्रीति के फादर देवेंद्र ने बताया था कि 12 जुलाई को प्रीति उनसे होटल में मिली थी, लेकिन 12 जुलाई को तो प्रीति के फादर की फोन लोकेशन अलीगढ़ की थी। साहब, मैं जल्दी में फोन अपने घर पे ही भूल गया था। लेकिन उस दिन तुम्हें होटल से कोई फोन नहीं आया था, जैसा कि तुमने कहा। प्रीति ने तुम्हें होटल से कांटेक्ट किया था। हाँ, शायद फोन प्रीति की मामा को गया था। अब झूठ बोलने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। हाँ यादव सर, जय के भाई अजय की एक इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। मैंने किया। प्लीज मुझे छोड़ो सर, प्लीज मुझे छोड़ो सर, प्लीज नहीं बोले मेरी माँ के लिए, प्लीज सर, प्लीज सर। तुम्हें तुम्हारी माँ की फिक्र है, लेकिन तुम्हारे भैया को तुम्हारे माँ की फिक्र थी? सर भैया माँ पे जान छिड़कते थे। तो फिर कहाँ गायब है तुम्हारे भैया 3 साल से? सर 3 साल से यही सवाल तो हम आपसे कर रहे हैं। और यही सवाल तुम पूछना चाहते थे प्रीति से? यादव,
ये तुम्हारे ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज है। जिस रात प्रीति का मर्डर हुआ तुमने यही टी शर्ट पहनी थी। अब बता, सच क्या है? भैया के क्या बोले कि 3 साल बाद मैंने प्रीति को देखा था और मैं उससे जानना चाहता था कि मेरे जय भैया कहाँ हैं। माँ अब तक सोच रही है कि जय भैया एक दिन जरूर वापस आएंगे, लेकिन मैं उन्हें ये तक न बता सका कि 3 साल पहले जय भैया का। माना कि प्रीति पिछले 3 साल से खामोश थी, लेकिन प्रीति ने तुम्हारे भैया जय का मर्डर नहीं किया था। प्रीति का मर्डर करने की बजाय अगर तुम हमारे पास आते, हमें सच बताते, तो आज तुम्हारी मां को जय का नहीं तो कम से कम तुम्हारा तो सहारा रहता। सच जब झूठ से ढका हो तो भ्रमित वो आशाएं होती हैं जो किसी को खोकर उसको पाने की उम्मीद नहीं छोड़ती। प्रीति के पिता और मामा ने जो अपराध किया वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन प्रीति की हत्या के लिए जितना अजय को कोसा जाएगा, उतना ही जय की हत्या के इंसाफ में हुई देरी के लिए प्रीति को दोषी समझा जाएगा। माना कि प्रीति ऐसी मनोदशा में थी जिसमें सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन सच जब चुप्पी साध लेता है तो वो झूठ से भी वहशीला हो जाता है। और चुप्पी को अपने दर्द की दवा समझने वाले अक्सर ये नहीं सोच पाते कि असल में चुप्पी ही उनके दर्द की वजह होती है। मुंबई के एक हंसते खेलते तांबे परिवार को आखिर ऐसी क्या नजर लगी कि चंद दिनों पहले तक जो एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे, आज उनके बीच इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी तक बर्दाश्त नहीं थी। आखिर हुआ क्या था? ऐसा कौन सा सच सामने आ गया था जिसने भाई बहन मां मासी जैसे रिश्तों पर सवालिया निशान लगा दिए थे? अंधेरा क्यों है? आई माउशी, हाँ गए सब लोग। आई अनन्या, मंदार, अनन्या, कहाँ गए सब लोग? कौन है वहां पे? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Tara, happy birthday to you। डर गई मेरी बच्ची। वाढ दिवसच्या खूप खूप शुभेच्छा। थैंक यू आई। देख ताई, तुझे डराना था इसलिए हमने कैंडल भी नहीं जलाया। तो अब तो जला दे। लगता है पानी आ गया। तुम लोग सो जाओ सारे के सारे। हाँ, शाम को तुम लोगों का कुछ ताम झाम भी तो है ना? ताम झाम नहीं है, अपन लोग ना डिनर करने चलेंगे, फिर उसके बाद में पिक्चर देखने चलेंगे 9 से 12। अच्छा ठीक है, चलो मैं पानी भर के आती हूँ। हाँ, तू नहीं सोएगी? अरे सोऊंगी, पर थोड़ा लेट। 2 ब्लाउज अर्जेंट में देना है, उसको तैयार कर लूँ, बस सो जाऊंगी। चलो चलो मंदार, तू चल मेरे साथ। हेलो, कौन? इतने सालों बाद कैसे पता चला कि मैं एक मिनट।
हाँ बोलो। नहीं पूर्वा, तुम लोग होकर आओ, मेरे सर में दर्द है, मैं सोऊंगी थोड़ी देर। नहीं आई, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। तू यहाँ बैठ, मैं सबको बोल कर आती हूँ। अरे नहीं, तेरे जन्मदिन के लिए सब लोग बाहर जा रहे हैं, तू ही नहीं जाएगी तो कैसे चलेगा? ताई जल्दी आना। हाँ आ रही हूँ। तू जा ना, वरना सब अंदर आ जाएंगे और सबका मूड खराब होगा। मैं नहीं चाहती कि ये हो, तो जाना बच्चा। इतनी बेकार फिल्म थी ना। कहाँ बेकार फिल्म थी? इतनी इतना अंधेरा क्यों है? मंदार जरा लाइट जलाता हूँ। खाना कितना अच्छा था ना। मेरे को आइंदा मत लेकर आना। ताई कहाँ गई? लगता है आई सो रही है, मैं देखती हूँ। आई। जब भी किसी इंसान पर कोई मुश्किल आती है, खुद उसके या उसके अपनों के साथ कुछ गलत होता है, तो जहन में सबसे पहले यही सवाल उठता है, मैं ही क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मुझे ये सजा मिली? आज यही सवाल इस वक्त मुंबई के बोरीवली इलाके में रहने वाली स्वाति तांबे के पूरे परिवार के जहन में घूम रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक नेक इंसान, एक सादगी पसंद, शांत, मेहनतकश महिला और एक प्यार करने वाली माँ, जो कुछ घंटों पहले तक अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश थी। तो फिर इन्हीं कुछ घंटों में ऐसा क्या हो गया कि उस महिला ने अचानक अपने परिवार को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया? यानी ये सुसाइड केस नहीं है, क्लियर कट मर्डर केस है और सुसाइड केस दिखाने की कोशिश की गई है। नीपा, यस सर। एम्बुलेंस को बुला और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। सर ये कुछ मिला है सर। क्या है दिखाओ। अम्बे, आस पड़ोस में पूछताछ करो। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि ये सब क्या है? साहब, स्वाति सिलाई का काम करती थी, पास पड़ोस के बच्चों और औरतों के कपड़े सिलती थी और ऑल्टर करती थी। ये उसी की रसीद। सिर्फ औरतों के कपड़े सीती थी? नहीं साहब, औरतों और बच्चों के कपड़े सिलती थी और आदमियों के कपड़े ऑल्टर करती थी। हाँ मैडम, हम लोग किसी को देखा नहीं है। सर यहाँ सब नौकरी पेशा वाले लोग हैं। आप लोग जब लौट कर आए थे तो घर का दरवाजा बंद था या खुला? दरवाजा बंद था साहब, मैंने ही खोला था अपनी चाबी से। लेकिन तुम लोग फिल्म देखने के लिए गए थे, फिर खाना खाने के लिए गए। तुम्हारी आई तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? सर, आई के सर में दर्द हो रहा था, उन्होंने कहा कि उनको सोना है। मेरे सर में दर्द है, मैं सोऊंगी थोड़ी देर। क्या वो हमेशा ऐसी सज धज के सोती है? या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर लोगों को पता नहीं है। स्वाति जी तो घर पे थी ही नहीं। तकरीबन 8 बजे वो घर से निकली थी, एकदम सज धज कर। अरे भाभी, ओ भाभी जी, मतलब इतना सज धज के शादी वादी में जा रही है क्या? अरे नहीं नहीं, वो आज पूर्वा का जन्मदिन है तो बच्चों ने बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया है, बस इसीलिए। हाँ, पूर्वा का जन्मदिन है आज? मतलब पूर्वा कितने बरस की हो गई? 21 साल की। 21 साल की? अरे भाभी, मतलब शादी की उम्र हो गई उसके लिए लड़का उड़का ढूंढ रही है? नहीं। अच्छा, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मैं निकलूं? हाँ, बिल्कुल। हो सकता है आई हमें सरप्राइज देने निकली हो। क्या उन्हें पता था कि आप लोग डिनर के लिए कहाँ मिलने वाले थे? हाँ सर, ये पूरा प्लान हमने आई के साथ मिलकर बनाया था सर। आपने उस रिक्शा का नंबर देखा था? मैं वो रिक्शा वाले को अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारी लेन के आगे जो रिक्शा स्टैंड है वहीं पे खड़ा रहता है वो। अकरम नाम है उसका सर। क्या आपकी आई मोबाइल इस्तेमाल करती थी? नहीं सर, आई के पास मोबाइल नहीं था और जब भी उनको हम लोग से बात करनी होती थी तो वो घर के लैंडलाइन से फोन करती थी। लैंडलाइन के कॉल डिटेल्स निकालो। यस। आपका शक सही है ना सर कि मेरी आई का मर्डर किया? सर मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं सर, मार डालूंगा उसको मैं सर, मार डालूंगा जिसने मेरी आई का मर्डर किया है सर। एक इंसान होने के नाते तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा कि दर्द के दाग को खून से धोने की कोशिश मत करना, उससे दाग निकलते नहीं और गहरे हो जाते। रही बात तुम्हारे आई के कातिल की, उसे पकड़ना हमारा काम है, वो हम पर छोड़ो। बोलो राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य।
आंटी ओली का बॉयफ्रेंड है। स्वाति के साथ साथ पूरे परिवार वालों को पता था। क्या पता, माँ भी कल निकली हो अपने पुराने किसी यार से मिलने के लिए। और तांबे, अगर शर्मा ने ऐसे मौके पर यह बात कही है तो उस बात में कितनी सच्चाई है उसका पता लगाओ। स्वाति जैसी औरत जो दूसरों के कपड़े सीती थी, से मार के इसका क्या फायदा होगा? लैंडलाइन के कॉल डिटेल्स आ गए? आ चुकी है सर, लेकिन कॉल्स बहुत कम है। अधिकतर कॉल्स उन क्लाइंट्स के हैं जिन्होंने स्वाति को कपड़े सिलने के लिए दी, लेकिन एक कॉल डाउटफुल जो करीब शाम के 7 बजे आया था और 5 मिनट लंबा चला। लेकिन कॉल एक पीसीओ से किया गया था, इसलिए कॉल किसने किया था वो हमारे लिए ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो। और वो ऑटो वाला, क्या ऑटो में बैठकर स्वाति गई थी वो? अकरम, उसे बाहर बिठाया हुआ है। हाँ साहब, उस औरत को मैंने ही छोड़ा था कल। वो मेरे ऑटो में आके बैठी और फिर मेरे को बोली रघुलीला मॉल चलने को। हम रघुलीला पर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक उसने मेरे को रुकने के लिए बोला। मैंने ऑटो रोका, उसने मेरे को एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। वो औरत मेरे स्टैंड की एरिया की थी साहब, इसीलिए मैं रुककर देखने लगा। लेकिन तभी मेरे पीछे वालों ने हॉर्न दिया तो मैंने पहले ऑटो साइड लिया। दोबारा देखा उधर कोई नहीं था सर, वो वाइट कार में बैठ के जा चुकी थी। उस गाड़ी का नंबर देखा था? नहीं साहब, मैं तो रोड के इस बाजू था, नंबर कैसे देखता। पर हाँ साहब, वो सफ़ेद रंग की बड़ी सी गाड़ी थी, इतना मेरे को बरोबर याद है साहब। तांबे, अब तक की कहानी अगर टुकड़ों में देखा जाए तो कहानी कुछ इस तरह बनती है। स्वाति को 7 बजे एक पीसीओ से कॉल आता है। उसके बाद वो सरदर्द का बहाना बनाकर घर पर रुकती है। घर वाले बाहर निकल जाने के बाद वो सच धज कर अपने घर से 8 बजे निकलती। रास्ते में उसकी मुलाकात शर्मा से होती। थोड़ी बातचीत करने के बाद अकरम की रिक्शा में बैठकर और रघुलीला मॉल से पहले उतर जाती है। घर से रघुलीला मॉल पहुंचने के लिए उसे और आधा घंटा लगा होगा, मतलब 8:30 बजे। वहां उसे एक कार मिलती है और कार में बैठकर स्वाति गायब हो जाती है। फिर घर वाले रात को 12 बजे लौट कर आते हैं, तब घर पर उन्हें स्वाति की लाश मिली। राइट। अब सवाल ये है कि स्वाति को 7 बजे पीसीओ से कॉल किसने किया? शायद उसी आदमी का जिसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर वो कहीं गायब हो गई। आदमी? औरत भी तो हो सकती है। दूसरा सवाल, कार में बैठकर स्वाति किसके साथ गई थी और कहां गई थी और वापस कितने बजे आई थी? हो सकता है कि कार में बैठकर जाकर वापस आने के दरमियान उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके चलते उसकी जान चली गई। किसी ने तो स्वाति को आते जाते जरूर देखा होगा। सर, स्वाति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उसकी मौत फांसी लगने से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई है। उसकी बहन को बुलाओ। सर। साहब, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि स्वाति हम लोगों से झूठ बोलकर उस दिन घर पे रुकी थी। फिर वो उस रात किससे मिलने गई, मैं कैसे बता सकती हूँ? उनका किसी के साथ अफेयर था? नहीं साहब, हम पांचों के अलावा इस दुनिया में हमारा और कोई नहीं है। क्या हुआ? क्या दिखा मुझे, क्या हुआ? किसने तुझे कहा ये सब करने के लिए? हाँ, जल गया ना अभी हाथ? कौन कहेगा ताई, अब आई नहीं है। चुप कर, मैं हूं ना। और आप दोनों के पति? मेरे पति हमारी शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे और स्वाति का पति उसे छोड़कर चला गया था 10 साल पहले। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला साहब। तो फिर आपने इन बच्चों को पाला कैसे? स्वाति दूसरों के कपड़े सिलती थी और मैं लोगों के घर में खाना बनाती थी। फिर पूर्वा की कॉल सेंटर में जॉब लग गई तो मैंने काम छोड़ दिया और घर की जिम्मेदारी संभाल ली। कहाँ काम करती थी आप? कल्याण में साहब, जहाँ हम पहले रहते थे। कल्याण से बोरीवली शिफ्ट होने की कोई खास वजह? एक गुंडा था दत्ता, वो उसकी पूर्वा पे बहुत बुरी नज़र थी। यहाँ भी 1-2 बार आया था साहब शुरू में। बाद में स्वाति ने उसका इलाज कर दिया था। कैसे? यहाँ के जो लोकल कॉर्पोरेटर है ना, पिंगले साहब, उन्होंने हमारी मदद की थी साहब। कॉर्पोरेटर? आपने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? लड़की का मामला था, बदनामी के डर से पुलिस के पास नहीं गई। ठीक है, आप जा सकते हैं। कमला यानी पूर्वा की मौसी को देखकर बूढ़ा हवलदार चौंक क्यों गया था? क्या कोई और राज खुलने वाला था? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद
तांबे परिवार ने पुलिस से मदद लेने की बजाय एक्स कॉर्पोरेटर से मदद क्यों मांगी? और कौन था ये कॉर्पोरेटर जिस पर उन्हें पुलिस से ज्यादा भरोसा था? और क्यों की थी उसने इस परिवार की मदद? खून खोल गया मेरा साहब। जब मेरे को पता चला कि मेरे वार्ड की महिला को कोई परेशान कर रहा है, इसलिए मदद कर दी उसकी मैंने। अब ये भी बता दीजिए, इस प्रोटेक्शन की कीमत क्या वसूल की थी आपने? जाओ देना साहब। पिंगले साहब, यार टाइम पास करने नहीं आया हूँ मैं, एक खून की इंक्वायरी कर रहा हूँ। फिलहाल एक्स कॉर्पोरेटर हूँ, इसलिए आप भी तेवर दिखा रहे हो। कीमत चुकाने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास, इसलिए उसकी एक शाम अपने नाम पे लिखवा ली थी मैंने। जिस रात उसका कत्ल हुआ वो आपसे ही मिलने आ रही थी ना? नहीं सर, उस दिन तो मैं मुंबई में ही था, शिरडी गया था बाबा के दर्शन करने। एक मिनट सर। सर ये गाड़ी तो अकरम ने हमें जिस गाड़ी की डिटेल्स दी थी वो डिटेल्स इस गाड़ी के साथ बिल्कुल मैच करती है सर। पता करो ये पिंगले उस रात मुंबई में था या शिरडी गया था? यस सर। सर हो सकता है इस कॉर्पोरेटर के बीच में आने से ये गुंडा दत्ता चिढ़ गया हो और इसीलिए उसने स्वाति को मार डाला हो। उठाकर लेकर आओ इस दत्ता को। यस सर। चलो। तांबे, एक बात समझ में नहीं, जब रेशमा को पूछा कि वो पुलिस की मदद क्यों नहीं ली तो वो डर गई। का मतलब ये फैमिली कुछ तो छुपा रही है हमसे। मावशी, पंडित जी आ गए हैं आई के शांति पाठ के लिए। साहब एक बात बोलनी थी। बोलो। वो स्वाति की बहन है ना, वो रेशमा है। रेशमा? उसका नाम तो कमला तांबे है। नहीं साहब, वो रेशमा है। जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि मैं इसे जानता हूँ। आज से 10 साल पहले जब मैं कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन में था तो उसी एरिया में धंधा करती थी। अरे साहब बहुत फेमस थी ये। रेशमा? कैसे लाए? बस इतने? अंतिम संस्कार और पूजा पाठ के लिए इतना काफी नहीं है। जब अपने पाप धोने हो ना तो मुआवजे पे ध्यान नहीं देते। बाद में मिलती हूँ। भाऊ, गए महीने का 7,000 हुआ ना? ये लो गिरी। कैसी हो रेशमा? कुछ बातें करनी है तुमसे, चलें? जी हाँ, मेरा असली नाम रेशमा ही है। वो मैं और स्वाति धंधा करते थे। हम दोनों बहुत करीब थे एक दूसरे के, बिल्कुल सगी बहनों की तरह। और फिर एक दिन तुम और स्वाति उस कोटे से नहीं बल्कि बाजार से ही गायब हो गए। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? वो सब अपनी वजह से नहीं, पूर्वा की वजह से। उस वक्त पूर्वा की उम्र लगभग 9-10 साल की रही होगी और कोठे की मालकिन ने उसे 25,000 रुपए में बेच दिया था। मैं और स्वाति उसको ढूंढते हुए कमरे में गए तो हमने वो जगह ही छोड़ दी। हमने अपने पास के कुछ पैसों से कल्याण में एक खोली किराए पर ले ली और एक नया जीवन शुरू किया। लेकिन उस हादसे के बाद से पूर्वा एकदम जिंदा लाश की तरह हो गई थी साहब। न कुछ बोलती थी, न सुनती थी, न कुछ कहती थी। स्वाति से अपनी इकलौती बेटी की ये हालत देखी नहीं गई। एक मिनट। पूर्वा स्वाति की इकलौती बेटी थी, तुम्हारा कोई बच्चा है नहीं। फिर ये मंदार और अनन्या, ये किसके बच्चे? वो हमारे बच्चे नहीं है साहब। पूर्वा के कहने पर हम उन्हें अपने घर ले आए थे। उस हादसे के बाद पूर्वा ना तो किसी से बात करती थी, उसने अपना बचपन खो दिया था। लेकिन मंदार और अनन्या को देखकर वो पहली बार बोली। इसीलिए
हम उन दोनों को अपने घर ले आए थे और फिर हम 3 से 5 हो गए साहब। ठीक है, जा सकती हो तुम। सर, दत्ता को ले आए। हाँ साहब, मैंने उसको उठाने की कोशिश की थी। मैं उसके पीछे बोरी भी तक गया था, लेकिन उसका वो कॉर्पोरेटर का हाथ था ना उसके ऊपर। जिस रात कत्ल हुआ उस रात तू कहाँ था? कल्याण के वर्षा बार में साहब। मैं उधर नौकरी करता ना, 3 बजे तक मैं उधर ही था साहब। कितना हुआ? सब वो मेरी मौसी आई थी, कमला नाम है उनका साहब। कमला नहीं, रेशमा नाम है उसका। नहीं, मैं देखती हूँ, मैं बात करती हूँ। मंदार चल यहाँ से, चलो घर चल जा। घटिया औरत, हाथ मत लगाना मुझे। मंदार, पागल हो गया क्या तू? ज्यादा पी ली तूने? चल घर चल। छोड़। कौन सा घर? सारा जिंदगी भर बेवकूफ बनाया तुम लोगों ने मुझे। पूरी असलियत पता चल चुकी है तुम लोगों की, पूरी दुनिया को मालूम पड़ चुकी है। स्वाति भाई और ये दूसरी रेशमा भाई, कमातीपुरा की नामचीन दवाया। हिम्मत कैसे हुई तेरी ये लफ्ज जुबान पे लाने की? हाँ, इनके बारे में सच्चाई पता लगी तो ये बोल रहा है। खुद के बारे में भूल गया तू? जब तू नंगा खड़ा था सड़क पे अपनी बहन के साथ। अरे मैं और मेरी बहन उधर ही सड़क पे मर जाते तो अच्छा रहता, लेकिन तुम लोगों ने जो बदनामी के टीके लगाए ना इधर माथे पर, उसको मैं मिटा के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम लोगों को ही क्यों ना मिटाना पड़े। चल निकल यहाँ से। लो, आ गए। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकाल के बाहर करो इनको मोहल्ले से। इतने सालों से बेवकूफ बना के रखा है मोहल्ले वालों को। अरे शरीफों के मोहल्ले में वैश्यों का टोला चला रखा है इन लोगों ने। शर्मा जी, सुनी सुनाई बातों पे ना यहाँ पे तमाशा मत करिए मोहल्ले में। वाह, तमाशा देख रहे? अब इनके जैसा तमाशा तो मैं नहीं कर सकता। क्या चल रही है शर्मा? अरे साहब, क्या प्रॉब्लम है? काय को बोमा लगा के रखा है इधर? ये सोसाइटी का सेक्रेटरी है ना तू? हाँ। कानून कायदा है कि नहीं? आड़ोतरी को घर से बाहर करने से पहले 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है, मालूम है ना तेरे को? अरे साहब, आपको मालूम नहीं, ये औरतें बहुत आई बहन है तेरी, समझा? इनको कुछ परेशानी हुआ ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलो निकलो। क्यों रो रही है? जो शर्मा कह रहे थे वो सब सच है ना? देख प्लीज धीरे बोल। क्यों धीरे बोलूं? देख तू जा यहाँ से। एक बार मेरी बात। कोई बात नहीं सुननी मुझे तेरी। मेरी बात। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तू जा यहाँ से भाई, जा यहाँ से जा। स्वाति की मौत के बाद उसके और मौसी के अतीत में देह व्यापार से जुड़े होने के सच ने हंसते खेलते तांबे परिवार को झकझोर कर रख दिया। मंदार और अनन्या ने स्वाति और मौसी के किए गए एहसान को धोखा समझने की गलती की। पूर्वा ने मौसी के साथ मिलकर सभी को एकजुट रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। नमस्कार, इंस्पेक्टर धनावड़े बोलते हैं। क्या? देख के लगता तो नहीं किसने सुसाइड किया है। इतनी कम ऊंचाई से गिर के कोई कैसे मर सकता है? या मर्डर है या फिर कि अपनी माँ की तरह ये भी तो
आस पड़ोस में पूछताछ करो और एम्बुलेंस को फोन करो। सर। सर, घर में कोई भी नहीं है और दरवाजा भी खुला पड़ा है और ये पूरा का फोन मिला है जिससे लास्ट कॉल अनन्या को गया था करीब 12 बजे। कॉल लगा उसे। यस सर। हेलो अनन्या, इंस्पेक्टर धनावड़े बोल रहा हूँ तुम्हारे घर से। जी सर। इस वक्त कहाँ हो तुम? सर मैं अपनी एक फ्रेंड के घर पे हूँ। क्या तुम्हारी पूर्वा से बात हुई थी? हाँ बात हुई थी। तुम्हारी बहन पूर्वा या तुम जो भी उसे मानती हो, उसकी मौत हो चुकी है। क्या? तुम मुझे पुलिस स्टेशन में आकर मिलो। सर, मंदार को सच्चाई का पता चल चुका था, इसीलिए 2 दिन पहले वो घर छोड़ के चला गया था। तब से अधिकतर समय वो शराब के ठेके पर ही रहता है। पड़ोसियों ने बताया कि आज सुबह पूर्वा उससे मिलने गई थी, वही शराब के ठेके पर। मंदार को कांटेक्ट करो और उसे मिलो, पुलिस स्टेशन में आकर मिले। और ये रेशमा कहाँ है? सर, पड़ोसियों ने बताया कि आज सुबह वो नासिक के लिए निकल चुकी थी। सब लोग एक साथ या एक के बाद एक घर छोड़ के चले गए, कोई तो वजह जरूर होगी। हाँ साहब, ताई आई थी मुझसे मिलने सुबह, मुझसे घर लौट आने की जिद कर रही थी। देख, दुनिया कुछ भी कहे, तू मेरा भाई हमेशा रहेगा। देख, कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल घर चल अभी। ना तेरा मेरा कोई रिश्ता था, ना है, ना रहेगा। निकल यहां से। मेरी वजह से जान दिया ताई ने। मैं नहीं मारा अपनी ताई को। सर, अपनी असलियत जानने के बाद, आई और मौसी के बारे में जानने के बाद इतना बड़ा धक्का लगा था मुझे कि मैंने एक बार भी ताई के बारे में नहीं सोचा और मैं उन्हें छोड़ के चली गई। मुझे माफ कर दो ताई। सर, इतनी कोशिश करने के बाद भी हम रेशमा को ट्रेस नहीं कर पाए। उसका फोन यही मुंबई से ही स्विच ऑफ आ रहा है, तो हमें यह भी नहीं पता वो नासिक गई भी थी या कहीं फरार हो गई। नीपा को फोन करके पता करो कि पूर्वा के कॉल सेंटर से उसे क्या इंफॉर्मेशन मिली है। ओके सर। यस सर। सर स्पीकर पे है। सर, इस कॉल सेंटर से एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर मिली है सर। ओके थैंक्स। यस सर। ताई अगर कॉल सेंटर में काम नहीं करती थी तो फिर कहाँ काम करती थी? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है सर। पूर्वा का जो कॉल रिकॉर्ड आया था उसने फैमिली मेंबर्स के अलावा और किसको कॉल किए थे? सर, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से सबसे ज्यादा कॉल्स अजीत को की गई थी। पिछले 48 घंटों में अजीत ने पूर्वा को 10 बार और पूर्वा ने अजीत को 6 बार कॉल किया था। ये अजीत कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड है सर। सर, अनन्या घर छोड़ के चली गई थी। पूर्वा ताई ने उसे बहुत बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो आई नहीं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कैसे भी तरह उसे मनाकर घर लाऊं। बस इसी मामले में हमारी बात हुई थी सर। बस इतनी सी बात हुई थी और कुछ नहीं सर। तो फिर इस मैसेज का मतलब क्या हुआ? चुपचाप मान जा वरना तुम्हारा सच सबको बता दूंगा। सर, मैसेज तो बस ऐसे ही सर। ऐसे ही? हाँ, सच तेरे पेट से निकलकर जुबान तक तो आ गया है, वरना तेरी जुबान कांपती नहीं। अब चुपचाप उगल दे। अगर हम लोगों ने उगाला ना तो तेरे अंदर का सिस्टम पूरा बाहर निकालेगा। सर, वो मुझे मालूम चल गया था कि पूर्वा क्या काम करती है। कहाँ मिलेगा ये शेट्टी? साहब छोड़ो साहब, प्लीज साहब, गलती हो गई साहब, छोड़ो साहब, मेरा गलती हुआ साहब। मैं साहब, मेरा उससे बहस इसलिए हुआ साहब। सच सच बता, पूर्वा को सिर्फ मारा था या रेप करके मारा था? कसम खाता है साहब। मैं इतना नशे में था साहब, बाहर निकलने के बाद सीधा अपनी गाड़ी में सो गया साहब। मेरे छोकरे लोग ने साहब मुझे घर छोड़ा। सर, रेशमा का मोबाइल जिस लास्ट लोकेशन पर स्विच ऑफ हुआ था, वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा से हमें उस गाड़ी के बारे में पता चला जिस गाड़ी में बैठ के स्वाति गई थी। आरटीओ से हमने गाड़ी की डिटेल्स भी निकाल ली है। किसके नंबर है गाड़ी? सर, गाड़ी किसी संजीव शाह नाम के एक बिजनेसमैन की है, जो एक बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे मुंबई के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत ही शरीफ आदमी माना जाता है। ऐसे शरीफ आदमी से तो हमें भी मिलना चाहिए था। जब स्वाति का कत्ल हुआ तो मुझे पता था कि आप लोग एक न एक दिन मुझे बुला लेंगे। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि आप स्वाति को जानते हैं? जी हाँ सर। सर, कॉलेज के दिनों में मेरे दोस्त कामाटीपुरा जाया करते थे, मैं भी उनके साथ होता था। मेरी और स्वाति की पहली मुलाकात वहीं हुई थी। सर, मुझे उससे प्यार हो गया। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से
मेरी फैमिली अपने बेटे को और मैं अपनी फैमिली को खो बैठूं। उसने मुझे कसम दे दी सर कि मैं उस दिन के बाद उससे कभी नहीं मिलूं, और उसकी बात मानकर मैं उस दिन के बाद वहां पर कभी नहीं गया। फिर स्वाति से दोबारा कब मिले? सर उससे नहीं, मैं रेशमा से मिला था। रेशमा से? जी हाँ सर, रेशमा स्वाति की बहुत करीबी थी, इसलिए हमारे बारे में जानती थी। अभी कुछ 5-6 साल पहले ही उसका अचानक से फोन आया और उसने कहा कि जिस वक्त मैं और स्वाति अलग हुए थे, स्वाति प्रेग्नेंट थी। मतलब पूर्वा तुम्हारी बेटी है? जी हाँ सर। रेशमा चाहती थी कि मैं पैसों से स्वाति और पूर्वा की मदद करूं, जो कि मैंने की। हर महीने वो मुझसे पैसे लेती रही और मैं देता गया। कैसे लाए? सर रेशमा की डिमांड्स बढ़ती जा रही थी सर। मुझे उस पर शक हो गया कि कहीं जो पैसे मैं दे रहा हूं वो स्वाति को देने के बजाय खुद पर तो इस्तेमाल नहीं कर रही थी। सर मुझसे रहा नहीं गया और एक दिन मैंने अचानक स्वाति को फोन किया। कौन? दूसरा स्वाति आपसे मिलने आई थी? जी हाँ, मैं मिलने गया था उससे। थैंक्स। आज इतने सालों बाद। हमारी बेटी कैसी है? तुम्हें कैसे पता? रेशमा ने बताया। रेशमा ने? मतलब तुम रेशमा से मिलते हो? हर महीने रेशमा पैसे ले रही है तुम्हारे और पूर्वा की परवरिश के लिए। संजीव, मुझे रेशमा से बात करनी, प्लीज मुझे घर छोड़ दोगे? सर स्वाति ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो पूर्वा को मुझसे मिलवाएगी, लेकिन अब स्वाति खुद इस दुनिया में नहीं है, तो सर मैं पूर्वा को अपनाना चाहूंगा सर। सॉरी संजीव, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि स्वाति की तरह पूर्वा का भी किसी ने कत्ल कर दिया। स्वाति तांबे और उसके परिवार की जिंदगी, जो पहले किसी झील के ठहरे हुए पानी की तरह शांत दिखाई दे रही थी, असल में वैसी थी नहीं। उसकी शान दिखने वाली सतह के नीचे कई तूफान छिपे थे, जो एक एक करके सामने आ रहे थे। स्वाति के पहले प्रेमी और पूर्वा के पिता संजीव के बयान के बाद तस्वीर साफ होने की बजाय और धुंधली हो गई थी। क्या स्वाति और पूर्वा की हत्या की अनसुलझी पहेली अब और ज्यादा उलझने वाली थी? सर, पूर्वा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके सर पे किसी भारी चीज से वार करने की वजह से हुई। मरने के करीब 6 से 7 घंटे बाद उसके घर के नीचे उसकी बॉडी को फेंक दी गई। सर इट्स ए क्लियर केस ऑफ मर्डर। इसका मतलब कातिल ने पहले 2 मर्डर्स किए और फिर उसे सुसाइड दिखाने की कोशिश की। सर मुझे तो लगता है इन दोनों मर्डर्स के पीछे रेशमा का ही हाथ है, और संजीव के बयान के बाद तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज बनती है। नहीं तांबे, पॉसिबल नहीं है। दोनों मर्डर्स के वक्त रेशमा वहां मौजूद नहीं हो सकती। सर ये भी तो हो सकता है कि उसने कुछ नहीं किया है, किसी से मर्डर करवाया हो सकता है, लेकिन इस सवाल का जवाब रेशमा ही दे सकती है। रेशमा की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, उसे ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है। हम एक काम करो, इस केस में जितने भी सस्पेक्ट है सबको उठाकर लेकर आओ। मंदार, दत्ता, कॉर्पोरेट और अजीत। ओके सर। तो बता दे, मेरे को क्यों मार रहे हो? उस रात के बाद में उसको नहीं देखा साहब। मुझे माफ कर देते। मैं अभी तक मुंह नहीं खोला। अब बची सिर्फ रेशमा, जो कि हमारे पहुंच से दूर है। सर रेशमा पे शक जाने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी है कि बिना किसी को कुछ बताए वो यहाँ से गायब हो गई थी, और फोन मुंबई से ही बंद था ताकि हम लोकेशन ट्रेस ना कर पाए। मुझे तो लगता है दोनों मर्डर्स के पीछे रेशमा का ही हाथ है। साहब रेशमा आपसे मिलने आई है। स्वाति की 13वीं के लिए नासिक चली गई थी। स्वाति के मरने के बाद मंदार और अनन्या के रवैये से मैं बहुत दुखी हो गई थी साहब, इसलिए मैं अकेली चली गई थी। फोन भी बंद कर दिया था ताकि ये 2 दिन शांति से रह सके। वैसे आपकी जानकारी के लिए संजीव शाह से हमारी मुलाकात हो गई है। मालूम है साहब, पूर्वा के मरने की खबर मिलने के बाद पहला फोन उसी को किया था। बताया उसने सब कुछ। उसको कुछ गलतफहमी हो गई थी साहब। उनसे लिए हुए एक भी पैसा मैंने खुद के लिए नहीं खर्च किया साहब। ये देखिए, अब ये देखिए, बैंक की पासबुक और ये बॉन्ड है।
आप देख सकते हैं सारे पैसे मैंने इसमें जमा किए। अगर ये पैसे आपको खुद के लिए नहीं चाहिए थे तो आपने स्वाति को बताया क्यों नहीं इस पैसे के बारे में? साहब, स्वाति संजीव से कभी मदद नहीं लेती साहब, वो बहुत खुददार थी साहब, लेकिन मैं दुनियादारी उससे ज्यादा जानती हूँ, इसलिए संजीव से मदद मांग रही थी स्वाति को बिना बताए, ताकि कुछ पैसे बच जाए। क्या सोच रहे हैं सर? हमें कुछ तो है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। यस तांबे, ये रहा रेशमा का घर और ये रहा उसके पड़ोसी का घर, उसके घर के सामने। अगर रेशमा ने अपने घर के छत से सुसाइड किया है तो वो ऐसे गिरेगी, मतलब सर सामने की तरफ और पैर अपने घर की तरफ। और हमें रेशमा की लाश मिली थी इस तरह, मतलब सर अपने घर की तरफ और पैर सामने वाले की तरफ। अब कोई भी आदमी सुसाइड करते वक्त समरसॉल्ट नहीं मारेगा, और खास करके लाश। इस सामने वाले घर में कौन रहता? पूर्वा को क्यों मारा? मैंने मारा? सब मैं क्यों मारूंगा? तांबे शुरू हो जा। बोल। साहब, उसको पता चल गया था कि स्वाति को मैंने ही मारा, इसके लिए उसको मारना पड़ा साहब। स्वाति को तुमने मारा था? स्वाति पर पहले से मेरी नजर थी साहब, लेकिन वो हाथ रखने नहीं देती थी कभी भी। फिर एक दिन जब वो बाहर निकली तब उसने मुझे बताया। शादी वादी में जा रही है क्या? अरे नहीं नहीं, वो आज पूर्वा का जन्मदिन है तो बच्चों ने बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया है। लेकिन मैंने पूर्वा और बाकी लोगों को बातें करते सुना था दरवाजे पर। नहीं पूर्वा, तुम लोग होकर आओ, मेरे सर में दर्द है, मैं सोऊंगी थोड़ी देर। लेकिन जब उनके जाने के बाद स्वाति घर से निकली, वो भी एकदम सच धज कर। जाइए ना। मुझे शक हो, मैं उसका पीछा करने लगा। अपने घर लौटकर उसके लौटने का इंतजार करता रहा। फिर जैसे वो घर लौटी तो जब जुबान खामोश हो जाती है तो लहू पुकारता है, और तेरे आस्तीन पर तो 2-2 मासूमों का खून लगा हुआ था। तेरा बचना तो मुश्किल था शर्मा, इम्पॉसिबल। और इस तरह स्वाति और पूर्वा के कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाकर पुलिस ने अपना फर्ज निभाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या स्वाति और पूर्वा के साथ हुए हादसों को रोका जा सकता था? और जवाब है हां। जुर्म की फितरत है कि वो अपने आने की आहट जरूर देता है। स्वाति के मामले में भले ही वो आहट इतनी धीमी थी कि वो उसे सुन नहीं पाई, लेकिन पूर्वा के मामले में ऐसा नहीं था। लेकिन पूर्वा के सामने मुजरिम भी था, उसका किया जुर्म भी था और जुर्म का सबूत भी था। अगर वो चाहती तो पुलिस की मदद लेकर अपनी मां के कातिल को सजा दिलवा सकती थी और इस कहानी के और दुखद होने से पहले इसका अंत कर सकती थी। यह बेहद जरूरी है कि जब भी हम कभी जुर्म की आहट सुने तो खुद उसका मुकाबला करने की ना सोचें, बल्कि पुलिस की मदद लें, ताकि इस तरह की घटना फिर कभी दोबारा ना हो। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।